हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कंटिन्यूस करेंगे प्रीवियस क्लास को, जो चैप्टर था विलियन। तो आगे चलते हैं। प्रीवियस क्लास में हम विलियन के बारे में जाना था, उसकी डेफिनेशन देखी थी और हमने उसके बारे में भी द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता और मोलरता के बारे में देखा था। तो आगे चलते हैं। आगे आता है पॉइंट जो है द्रव्यमान, आयतन प्रतिशत, जिसे परसेंट WYV बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। ये ध्यान रखने वाली चीज है, विलय का क्या लेना है, द्रव्यमान लेना है, विलयन का क्या लेना है, आयतन लेना है, गुणा किससे करना है, 100 से। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है, तो इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए क्या देखते हैं कि हमें विलय कितना दे रखा है। विलय कितना दे रखा है, 20 ग्राम शर्करा, जो कि क्या है, विलय है। और क्या दे रखा है, 250 ml क्या दे रखा है, विलयन। जो विलयन क्या है, वो जो जल और शर्करा को मिला के जो विलयन बना है वो दे रखा है 250 ml। ये देखो, जल में घोलने के बाद जो विलयन बना है उसका ये है। ये मत समझना कि जल का ये है तो हमें इनको ऐड करना पड़ेगा और वो नहीं। ये क्या है, ये विलयन का ही दे रखा है जब शर्करा को जल में घोला गया है, उसके बाद का है, तो विलयन ये रहा। तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। WYV इज इक्वल टू विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100। तो देखते हैं, 20 क्या हो गया, विलय हो गया, अपॉन 250 क्या है, विलयन है। विलयन लिया 250 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो इसे सॉल्व करके क्या आएगा, 8% WYV। अब आगे देखते हैं 6 पॉइंट है ppm पार्ट्स पर मिलियन। ये इसको इसके लिए क्या है, जैसे हम अगर द्रव्यमान के टर्म्स में दे रखा है तो हम क्या लेंगे, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁶। मिलियन का मतलब कितना होता है, 10⁶। अगर हमें आयतन के टर्म्स में दे रखा होता, तो क्या करते, विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 10⁶। अब आगे देखते हैं। अब 7th वाला पॉइंट आता है क्या, मोल अंश, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। मोल फ्रैक्शन को इस का एक्स से कैपिटल एक्स ऐसे करके जो बना होता है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमें किसका मोल अंश निकालना है, जैसे हम लेते हैं एक बीकर है जिसमें ए और बी दो डाले जा रहे हैं, विलयन बनाया जा रहा है, जिसमें एक हो गया विलय, एक हो गया विलयन। ठीक है, तो ये दोनों हो गए।
तो अब इसको देखेंगे कि जैसे यहाँ पे आया तो हमें किसके मूल अंश निकालने हैं वो ध्यान में रखना है। अगर हमने बोला है एक्स ए, इसका क्या मतलब है ए के मूल अंश वो क्या होंगे एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। मतलब नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, पहले ए के लिए जाएंगे। जैसे ए के मोल देखे जाए तो ए के मोल बटे कुल मोल। कुल मोल कौन से हो गए, एन ए के भी होंगे और बी के भी होंगे। इसको ऐसे भी लिखा है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर हमें दिया हुआ है कि बी के मोल अंश निकालने हैं, बी के मोल अंश, बी के मोल अंश निकालने हैं तो क्या होगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये हो गया। इसका देखेंगे तो बी के मोल बटे कुल मोल, ये आ गया। और हमें ये भी देखना है कि ये एक स्टैंडर्ड होता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या निकल के आता है, हमेशा वन निकल के आता है। कैसे वो भी देखते हैं। तो देखते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन। तो कैसे, एक्स ए की वैल्यू क्या रखी है, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स ए एन, एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, मतलब टोटल मोल्स, प्लस प्लस एक्स बी क्या भी रखा है, एक्स बी ये रहा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। हमें पता है जब दोनों हर जो होते हैं वो सेम होते हैं तो अंश जो ऊपर वाले होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो क्या होगा एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो दोनों बराबर ही है तो कैंसिल आउट होके क्या आएगा वन। तो अब अगर हम ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो थियोरेटिकली भी देख सकते हैं। जैसे हमने एन ए क्या ले लिया है, मान लो 2 ले लिया है, और जो एन बी ले रखा है हमने 4 मोल्स ले रखे हैं। तो देखते हैं एन ए की जगह हमें क्या रखना है, 2 रखना है, और एन बी की जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है। तो एन ए कितने मोल हो गए 2 बटे 2 प्लस 4 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 4 प्लस 2, जो नंबर ऑफ एन बी के एन ए के। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे तो पहले इन दोनों को सॉल्व करें, 4 और कितने हो गए 6, यहाँ पे भी 6, अब 2 है ऊपर, यहाँ क्या है 4। तो आगे देखते हैं 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। आगे समझ, ये सब क्या होता है सातों, जो क्या हमने सांद्रता टर्म्स पढ़े थे, सांद्रता के टर्म्स थे ये, मूलंश, द्रव्यमान प्रतिशत, इनके सबके अलग से फॉर्मूले लिख के आप लोग याद भी कर सकते हैं। तो अब आगे आता है विलेयता। अब हम आगे पढ़ेंगे विलेयता के बारे में। अब हम पढ़ते हैं विलेयता के बारे में। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, निश्चित मात्रा के विलायक में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा निश्चित ताप पर विलेयता कहलाती है। इसको कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। ठोस की द्रव्य विलेयता, गैस की द्रव्य विलेयता और द्रव की द्रव्य विलेयता। हम आज किसको देखेंगे, जो कि हमारी बुक में दिया हुआ है सिलेबस में, ठोस की द्रव्य विलेयता और गैस की द्रव्य विलेयता को। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी के पेज नंबर, अगर आप पढ़ना चाहो तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 39 पे दिया गया है, आप देख सकते हैं वहां पे भी जाके। अब देखते हैं ठोस की द्रव्य विलेयता को। ठोस की द्रव्य विलेयता को भी 3 भागों में बांटा गया है, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन में। जिसमें क्या है, इसमें जैसे हम समझते हैं कि एक हमने लिया
एक गिलास है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो हम उसमें क्या डालते हैं, एक चम्मच पानी नमक डालते हैं, है ना, NaCl। हमने एक चम्मच नमक डाला तो क्या होगा, पानी में वो पूरी तरह से घुल जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, ऐसे करके हम डालते जाते हैं नमक को। तो क्या होगा, एक लिमिट ऐसी आएगी कि जिसके बाद क्या होगा कि नमक घुलना बंद हो जाएगा पानी में। लिमिट कैसी आएगी, एक समय पे क्या होगा कि नमक पानी में घुलना बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद भी हम अगर और पानी और वो डालते हैं तो क्या होगा, फिर एक उसके बाद क्या होगा, घुलना बंद हो जाएगा और नीचे नमक जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके इसी को समझते हैं, जैसे जब हम पानी को घोलते जा रहे हैं, अब नमक घुलता जा रहा है, तो क्या होगा कि उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। जिसमें कि हम जो एक में इसका मतलब पानी का एक लिमिट होता है कि इससे ऊपर होगा तो नमक इसमें नहीं घुलेगा। तो वो लिमिट की उस लिमिट को कहते हैं कि इससे ज्यादा नहीं पानी में नमक नहीं घुलेगा, उसको क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। और जब हम अगर और ज्यादा पानी डाल देते हैं नमक, वो क्रिस्टलीकरण को होके नीचे आ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन। तो हम असंतृप्त विलयन के देखते हैं, वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा से कम मात्रा घुली हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जिसमें विलय की और मात्रा घोली जा सकती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने पानी एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक डाला, वो घुल गया, तो उसकी एक और, जैसे हम मान लेते हैं कि एक गिलास में हम कितनी 5 चम्मच मैक्सिमम घोल सकते हैं। मानना है कि 5 चम्मच हम घोल सकते हैं। अगर मैंने 2 चम्मच, 1 चम्मच या 3 चम्मच डाला है और 4 चम्मच डाला है, तो क्या होगा, वो नमक में घुल जाएगा। जैसे हम इसमें डालते हैं 2 चम्मच, तो कितनी लिमिट और है उसके पास, तीन 3 चम्मच और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो क्या हो गया, अगर वो जो मात्रा है विलय की वो कम है, तो उसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं, किसके लिए, घोलने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं संतृप्त विलयन में। संतृप्त विलयन में वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो उसे क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन में क्या होगा, जिसमें विलय की और मात्रा घुली ना जा सके। मतलब वो पॉइंट है जहाँ पे हमने 5 चम्मच उसमें डाल दिए हैं, मतलब एक लिमिट है उसकी। अब 5 चम्मच के बाद वो नहीं घुलेगा, तो ये क्या हो गया कि अब ये 5 चम्मच हो चुके हैं, तो क्या इसमें घोला, 5 चम्मच हो चुके हैं तो इसमें क्या घोला जा सकता है, अब उसमें नमक नहीं घुलेगा। अब आगे आते हैं किस पे, अति संतृप्त विलयन पे। वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा से भी अधिक मात्रा घुली हुई हो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम 5 तो लिमिट हो गई इसकी, लेकिन उसमें कितना डाल रखा है, 8, तो क्या उसमें घुलेगा, नहीं घुलेगा। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा हो जाएगा, अति संतृप्त विलयन। अब देखते हैं ठोस की द्रव्य विलेयता को परिभाषित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जो ठोस में हम क्या पढ़ रहे हैं, ठोस की द्रव्य विलेयता, तो उसके प्रभावित करने वाले कौन से कारक होंगे उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है विलेय व विलायक की प्रकृति। हमेशा इसमें क्या होगा कि विलेय और विलायक की प्रकृति पे ही डिपेंड करता है कि वो कितना घुलता है या उस पे भी डिपेंड करता है। मतलब इसमें 3 पॉइंट आते हैं, ताप और दाब। कैसे करता है वो देखते हैं। इसमें इस विलेयता में ठोस विलेय व द्रव विलायक की प्रकृति समान होनी चाहिए, अर्थात समान समान को घुलता है। जैसे द्रवीय विलायक को घुलता है और अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक को घुलता है। ये चीज हमें शुरू से ही पता है कि जो ध्रुवीय विलय होते हैं वो ध्रुवीय विलायक को ही बोलते हैं और अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक को घोलेंगे। तो दूसरा पॉइंट आता है ताप। ठोस की द्रव्य विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है।
बढ़ जाती है। जैसे कि आप अगर हम देखते हैं कि चीनी को मतलब पानी में हम चीनी को घोलते हैं, तो जब हम उसे गर्म पानी करते हैं, उसमें चीनी को घोलते हैं, तो वो क्या जल्दी घुल जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो जो ताप पे भी तो डिपेंड कर रही है। अगर हम पानी को ठंडे पानी में हम चीनी घोलते हैं, उसी उतनी ही अमाउंट में अगर हम गर्म पानी में घोलते हैं, तो वो जल्दी घुल जाती है। तो आगे आता है दाब। दाब क्या होता है? दाब का ठोसों की द्रव में विलयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस एवं द्रव दोनों अत्यधिक असंपीड़ित होते हैं, असंपीड्य होते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे हम अगर किसी को प्रेस करते हैं, अगर जैसे ठोस है, हम उसको ज्यादा प्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से ही एक दूसरे के करीब होते हैं। तो इसमें द्रव दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसमें? ठोस के द्रव्य विलयन में। क्योंकि द्रव्य इतना ज्यादा दूर नहीं होता है अपने उन अणुओं से, तो इनमें क्या वो फिर हमें कम जो हम कंप्रेस करते हैं, संपीड़न करते हैं, तो वो नहीं होता है। आगे देखते हैं गैस की द्रव्य विलयता को, जिसमें गैस विलय व द्रव विलायक होता है, जिसमें गैस की द्रव्य विलयता को अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। गै, मतलब जिसमें गैस की द्रव्य विलयता को अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। गैस की द्रव्य विलयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है विलय व विलायक की प्रकृति। सबसे पहला ये ठोस वाले में भी यही आया था, इसमें भी यही आता है, विलय व विलायक की प्रकृति। विलायक से अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करने वाली गैस, अर्थात विलायक में आयनित होने वाली गैस है, जो जैसे कि जो पानी में घुलने के बाद आयनित हो जाती हैं, अपने मतलब जो आयन फॉर्म बनाती हैं, वो वाली द्रव विलायक में अधिक विलय होती हैं, वही ज्यादातर विलायक में जल्दी घुल जाती हैं, विलय विलय हो जाती हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे HCl है, NH3 है, CO2 है, आदि जल में घुलनशील है, क्योंकि ये गैस है जल से अपक्रिया करके आयनिक फॉर्म में हो जाती हैं। जैसे HCl है प्लस H2, जब हम HCl को H2 में ऐड करेंगे तो क्या होगा? H3O प्लस प्लस Cl नेगेटिव इसमें टूट जाता है और एक आयनिक फॉर्म बना लेता है। जैसे NH3 प्लस H2O किसमें NH4OH बनाएगा, NH4 प्लस और OH माइनस, ये आयनिक फॉर्म में हो गया, इसलिए ये ज्यादा घुलनशील होती हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है ताप। ताप बढ़ाने से गैस की द्रव्य विलयता घटती है क्योंकि ऊष्मा मुक्त होती है। जब हम गैस को ही गर्म करते हैं, मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को घुलनशील करते हैं, अगर गैस को हम और ज्यादा ऊष्मा मुक्त करेंगे तो वो जो जल्दी उड़ जाएगी, तो हमारे जो जल में घुले द्रव में वो घुल नहीं पाएगी, पहले ही ऊष्मा मुक्त होके बाहर चली जाएगी, गैस घुल नहीं पाएगी। अब तीसरा पॉइंट आता है दाब। दाब बढ़ाने से गैस की द्रव्य विलयता बढ़ती है। तीसरा पॉइंट आता है दाब। दाब बढ़ाने से गैस की द्रव्य विलयता बढ़ती है। इसी को समझाने के लिए हेनरी ने अपना एक नियम दिया था, जो क्या था? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस को द्रव में विलय विलयता गैस के दाब को के समानुपाती होती है। किसी विलयन में गैस का मूल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। जैसे P क्या है? यहाँ पे दाब है प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या है? यहाँ पे है गैस का मोल अंश। और इसको जब हम इसके इक्वलिटी प्रोपोर्शनल चिन्ह जो होता है उसको हटाएंगे तो क्या निकल के आता है? उसमें एक कांस्टेंट निकल के आता है, एक स्थिरांक निकल के आता है। वो क्या? एक नियतांक आता है, वो क्या है? के एच, हेनरी के एच एक्स नॉट, जिसे कि जो के एच है वो क्या है? हेनरी नियतांक है। जैसे इसमें दिखाया गया है डायग्राम में, जैसे जो गैस के कण है, जब हम इसे प्रेस करेंगे तो जो कण होते हैं कंप्रेस होंगे और इसमें घुलेंगे। दाब बढ़ाने पे ये होता है। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग एक है, सोडा पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को
वरना दूसरा होता है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है गोताखोर, उसमें हम हीलियम गैस भी भरते हैं क्योंकि वो हल्की होती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा दाब चाहिए शरीर को ऑब्जर्व करने के लिए, इसलिए हम हीलियम गैस सिलेंडर में डालते हैं। अगर हम हीलियम गैस नहीं डालते, पहले पहले क्या होता था, ये चीज़ नहीं पता थी, तो जो गोताखोर था, जो सिलेंडर लेके जाते थे, उसमें नाइट्रोजन गैस भी होती थी। जब वो नीचे-नीचे जाता था, सतह से नीचे जाते जाएँगे तो क्या होता था कि दाब बढ़ता जाता था पानी की वज़ह से। तो जब वो दाब बढ़ेगा तो क्या होता है कि जो शरीर होता है वो नाइट्रोजन गैस को भी एब्जॉर्ब करता जाता है। नाइट्रोजन गैस ऑब्जर्व होता है, जब गोताखोर ऊपर आता है तो दाब कम होता जाता है, तो वो नाइट्रोजन गैस निकल नहीं पाती है, तो वो क्या करती है, वो पूरे शरीर में से बाहर, जैसे ही वो समुद्र से बाहर निकलेगा या उसे पूरा अपने उस पे आ जाएगा, तो दाब बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो नाइट्रोजन गैस है शरीर में से हर जगह से निकलना स्टार्ट कर देती है। तो उसमें क्या होता है कि जब सब जगह से गैस निकलेगी तो पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। उसको उसी उसी को कई बार मतलब ऐसा जानलेवा प्रभाव भी पड़ सकता है इसके से। तो इसको हम लोग इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको पूरा दिया हुआ है। गहरे समुद्र में सांस लेते समय गोताखोर को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ सकता है। बाहरी दाब के कारण सांस के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों को की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। जब सतह की ओर आते हैं तो बाहरी दाब कम होने लगता है। इसके कारण घुली हुई गैस बाहर निकलती है, जिससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न हो जाता है एवं एक चिकित्सक अवस्था उत्पन्न हो जाती है। उसे बैन कहते हैं, मतलब कि पूरा यह अत्यधिक पीड़ादायक एवं जानलेवा होता है। बैंड्स के तथा N2 की रुधिर में अधिकतम मात्रा के जानलेवा प्रभाव से बचने के लिए ही गोताखोर द्वारा सांस के लिए प्रयोग किए जाने वाली टैंकों में ऐसी गैस मिलाकर तनु की गई वस्तुओं को भरा जाता है, जिससे कि जो जो हीलियम होती है उसको अधिक दाब, बहुत ज्यादा दाब चाहिए हमारे शरीर में अंदर जाने के लिए। इतना दाब समुद्र के नीचे हम जब जाते हैं तो नहीं होगा, इसलिए वो सेफ होता है।